नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। यूपी में अब धीरे धीरे बांग्लादेश बसने लगा। जी हां, यूपी की तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है कि अब यूपी में बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं और सरकारें अब तक खामोश रही। हालांकि अब अवैध रूप से यूपी में रह रहे बांग्लादेशियों पर सरकार ने शिकंजा कसा है। जी हां, कानपुर के यानी यूपी के एक बड़े महानगर कानपुर के कल्याणपुर इलाके के कश्यप नगर में एक बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार हुई। अब यह महिला बांग्लादेश से कानपुर कैसे पहुंची, क्यों आई, इसकी जांच पड़ताल केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों और यूपी पुलिस के संयुक्त अभियान में कल्याणपुर के कश्यप नगर से एक बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार की गई जिसका नाम है नजमा। लेकिन नजमा कानपुर के कल्याणपुर में पूजा के छद्म नाम से छिप कर रह रही थी। अब नजमा को बांग्लादेश से कानपुर कौन लाया, कैसे आई, बांग्लादेश और भारत का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर कैसे पार किया नजमा ने, इसकी सब तहकीकात जब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने की तो लखनऊ में छद्म नाम से रहने वाली असीम मुंशी सामने आई। असीम मुंशी भी एक 35 वर्षीय महिला है जो बांग्लादेशी है और छद्म नाम से, मधु के नाम से लखनऊ में रह रही थी। जब छापा मारा गया और जांच पड़ताल की गई तो बहुत सारे तथ्य खुलकर सामने आए। तो बांग्लादेशी नागरिक नजमा का यूपी के कानपुर में छिप कर रहना यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बांग्लादेशी नागरिक भारत में अवैध रूप से रहते हुए पकड़े गए जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर नजमा या इस तरह के जो बांग्लादेशी नागरिक हैं वह आखिर भारत कैसे आते हैं और कैसे छिपकर लंबे समय तक भारत में भारत का नागरिक बनकर रह जाते हैं। अब वैसे देखें तो यूपी में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। इसके बाद 2022 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में आई और एक बार फिर मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। तो इसके पहले देखें तो समाजवादी पार्टी की सरकार रही। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में और मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही यूपी में और मुख्यमंत्री रही मायावती। तो इस तरह से एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अब तक पूर्व की सरकारें क्या कर रही थी और बांग्लादेशियों पर शिकंजा क्यों नहीं कसा। यह एक बड़ा सवाल उठता है क्योंकि अचानक 1-2 वर्षों में, 2-4-5 वर्षों में बांग्लादेशी नागरिक अचानक यूपी में आकर नहीं बस जाएंगे। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। तो चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इनके शासनकाल पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इनका शासनकाल कैसा था। क्या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाते बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से यूपी में बसे या इनका मंतव्य कुछ और है, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक सुरक्षित रहे, इसके लिए बांग्लादेशी नागरिकों को यूपी में रहने से न तो छेड़ा गया न उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर चाहे वह बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, अल्पसंख्यकों के कितने हितैषी हैं और अवैध घुसपैठ के कितने हिमायती हैं, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि यदि कोई कानूनी कार्रवाई की गई होती तो निश्चित रूप से इस पर, यानी अवैध रूप से जो प्रवास करते हैं बांग्लादेशी नागरिक यूपी में, उन पर कहीं ना कहीं एक बड़ा शिकंजा कसता। तो इस तरह से साफ तौर पर कह सकते हैं कि यूपी में बांग्लादेश बस रहा है, या यूं कह सकते हैं कि यूपी में धीरे धीरे बांग्लादेश बसता रहा और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मौन रहे। इसके पहले एक बड़ा मामला सामने आया था जिसमें कानपुर की शीशामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कटघरे में आ गए थे
क्योंकि एक बांग्लादेशी नागरिक को उन्होंने अपना लेटर दिया था कि यह भारतीय मूल के मुसलमान नागरिक है। हालांकि यह मामला अभी न्यायालय में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, इस पर अभी फैसला नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से इरफान सोलंकी के लेटर पैड का इस्तेमाल किया गया, चाहे वह इरफान सोलंकी ने इस्तेमाल किया हो या उनके लेटर पैड का किसी अन्य ने इस्तेमाल किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इरफान सोलंकी के पैड का इस्तेमाल हो करके एक बांग्लादेशी नागरिक लंबे समय तक कानपुर में रहता रहा। इस बांग्लादेशी नागरिक का नाम है रिजवान। रिजवान के परिवार को, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को जेल भेज दिया गया था। उसकी पत्नी यानी रिजवान की पत्नी हिना रिजवान को अभी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है और वह जमानत पर बाहर आ गई है। इसके पहले रिजवान के बच्चों को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यूपी में बांग्लादेशी नागरिक किस प्रकार अवैध रूप से रह जाते हैं, बात चाहे स्थानीय पुलिस की हो या केंद्रीय जांच एजेंसियों की हो, कहीं न कहीं इनमें शिथिलता बढ़ती जाती है, जिससे अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक यूपी ही नहीं बल्कि भारत में अवैध रूप से बस जाते हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी एक बड़ी हिमायत दर्शाई है बांग्लादेशी नागरिकों के प्रति कि यदि बांग्लादेशी नागरिक भारत आते हैं यानी पश्चिम बंगाल आते हैं तो शरणार्थी के रूप में उनका स्वागत किया जाएगा। यह मंतव्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक किया था। इसके पीछे ममता बनर्जी ने एक सहारा लिया था संयुक्त राष्ट्र के एक समझौते का, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के इस समझौते में भारत शामिल नहीं है। यह समझौता यानी जो संयुक्त राष्ट्र का समझौता था शरणार्थियों के मामले में, उसमें यूरोपीय देशों का मामला था। यूरोपीय देशों के बीच में एक समझौता था जिसमें भारत ने न इस समझौते में कोई हस्ताक्षर किए थे न उसमें भागीदार था। तो एक ढाल बनाकर इस्तेमाल किया ममता बनर्जी ने। तो इस तरह से ममता बनर्जी ने संयुक्त राष्ट्र के इस समझौते को ढाल बनाकर पश्चिम बंगाल का द्वार बांग्लादेशियों के लिए खोल दिया है। हालांकि शरणार्थियों को शरण देने का मामला केंद्र सरकार का है, लेकिन शायद ममता बनर्जी को अपने अधिकारों की सीमा नहीं मालूम होगी। तो अब वैसे देखें तो जिस तरह से बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से यूपी के कानपुर सहित कई शहरों में बसते जा रहे हैं और इन पर कोई कानूनी शिकंजा कसता नजर नहीं आ रहा है। अब बात करें कानपुर के कल्याणपुर के कश्यप नगर में नजमा जो छद्म नाम से, पूजा नाम से रह रही थी, उसको केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दबोचा। इसके बाद जो जांच पड़ताल हो रही है उसमें लखनऊ निवासी जो उसकी सहयोगी मिली, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता सहित बहुत कुछ मिला। उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड इंदौर यानी मध्य प्रदेश के एक बड़े शहर से मिला। उसका आधार कार्ड व अन्य अभिलेख इंदौर में बने। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि बांग्लादेशियों के घुसपैठ का नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है, जिसे रोकना केंद्रीय जांच एजेंसियों का उत्तरदायित्व है। अब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भले ही नजमा को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन अगर गौर करें, देखें तो इसके पहले एक दो नहीं बल्कि अनेक बांग्लादेशी नागरिक यूपी में पकड़े जा चुके हैं। अब अगर इस पर गौर करें तो बांग्लादेशियों के घुसपैठ का यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जिस तरह से अब इनकी धरपकड़ हो रही है उससे मामले खुलते जा रहे हैं। अब वैसे देखें तो रोहिंग्या या बांग्लादेशियों की अवैध बस्तियां यानी झोपड़ियां रातों रात खड़ी हो जाती हैं, लेकिन इन पर प्रशासन की निगाह, खास तौर से नगर निगम और लोकल पुलिस की निगाह इन पर नहीं पड़ती है, जिसके कारण इनकी आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब वैसे देखें तो कानपुर में एक दो नहीं कई बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से प्रवेश करते या अवैध रूप से रहते हुए या अवैध रूप से शहरों में दिखे, जिनकी धरपकड़ हुई कानपुर शहर में। इसके पहले भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब अगर वैसे देखें तो 13 नवंबर 2020 को बेकनगंज पुलिस ने मानिक नाम के बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था।
उसके वीजा की अवधि समाप्त हो गई थी और वह अवैध रूप से कानपुर में रह रहा था। इसके बाद दिसंबर 2022 में मूलगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद रिजवान हिना खालिद रिजवान का बेटा और बेटी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 27 मार्च 2023 को एटीएस इंस्पेक्टर चैंपियन लाल ने रेलवे स्टेशन पर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति से दिल्ली जा रहे रोहिंग्या आमिर हमजा, मीना जहां, शुक्रा बेगम, ओनारा बेगम, सलमान मियां व अहमद को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 7 मई 2023 को एटीएस इंस्पेक्टर चैंपियन लाल ने झकरकटी बस अड्डे से रोहिंग्या सुबीर सब्दाकर, मोहम्मद जकारिया, मोहम्मद शोएब, नूर मुस्तफ़ा, फारसा, सबकुर नाहर, नूर हबीबा और रजिया को गिरफ्तार किया था। 1 फरवरी 2024 को एटीएस ने स्टेशन से बांग्लादेशी नागरिक नागिर राशिद को गिरफ्तार किया था, जो घुसपैठ कराने में रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की बड़ी मदद करता था। तो अब इस तरह से देखें तो बांग्लादेशी नागरिक जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यूपी में खास तौर से घुसपैठ कराने में बड़ी मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, रातों रात यह अपनी बस्तियां खड़ी कर लेते हैं, लेकिन ना तो नगर निगम नौकरशाह इन पर कोई अंकुश लगाते हैं, ना लोकल पुलिस ही इन पर कोई शिकंजा कसती है। लिहाजा यह कहा जा सकता है कि धीरे धीरे यूपी बांग्लादेश में बदल रहा है। अब इसे सिस्टम की लापरवाही या अनदेखी या भ्रष्टाचार कुछ भी कहा जा सकता है कि आखिर इन बांग्लादेशी नागरिकों के, रोहिंग्याओं के भारत में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड व अन्य शासकीय अभिलेख कैसे बन जाते हैं। यह साफ जाहिर है कि इस सिस्टम में, यानी भारत के सिस्टम में एक बड़ा सुराख है, जिसे राज्य सरकारें और केंद्र सरकार बंद नहीं कर पा रही है, या एक एक करके, दो दो करके बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के जरिए घुस करके इसके बाद पूरे भारत में फैल रहे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के घुसपैठ की खबरें अखबारों में सुर्खियां बनती हैं और यह सुर्खियां कुछ दिनों में दफन हो जाती हैं, लेकिन नौकरशाही यानी सिस्टम अपने कार्य के प्रति, यानी अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत नहीं नजर आता है। लिहाजा इस तरह की बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। अब अगर वैसे देखें तो कानपुर में मछरिया क्षेत्र में बांग्लादेशी, रोहिंग्या व अन्य मुस्लिम्स ने एक बड़ा ठिकाना बना लिया था। 1-2 झोपड़ी पड़ने के बाद इन झोपड़ियों की संख्या हजारों में, सैकड़ों में पहुंच गई, जिसके बाद वहां धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल हुआ। यह घटना भी अखबारों की सुर्खियां बनी, लेकिन इस तरह की घटनाओं में या रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बस्तियों के विस्तार पर कहीं कोई अंकुश नहीं लगा। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।